गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज का हमारा सेशन होने वाला है बीएचयू बीएड 2011 में संपादित जो सेक्शन ए का खंड हुआ था उसको आज हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी प्रश्नों को डीपली हम लोग जान सके ताकि जो 2021 में हम लोग का पेपर होने वाला है, अगर उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको आसानी से हल कर सकें। शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, बिफोर टीचिंग टीचर परफॉर्म्स। इट मीन्स शिक्षण के पूर्व अध्यापक करता है, क्या करता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स यानी कि लक्ष्यों की पहचान करता है। प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना का निर्माण करता है। नॉलेज ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट यानी छात्रों की रुचि की जानकारी लेता है। या फोर्थ दिया है कि ऑल ऑफ एबव यानी कि उपयुक्त में से जो भी है वह सभी है। तो यहाँ पे देखिए जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपयुक्त में से सभी यह सही है। यानी कि शिक्षण का पूर्व अध्यापक को क्या करना चाहिए कि लक्ष्यों की पहचान अपनी करनी चाहिए, पाठ योजना है उसका निर्माण करना चाहिए और छात्रों की रुचियों की जानकारी भी उसे होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन इज ऑफ, यानी कि बेसिक शिक्षा का विचार है, किसका है ये आपको बताना है। पहला है महात्मा गांधी जी का, दूसरा है जाकिर हुसैन जी का, तीसरा दिया है जवाहरलाल नेहरू जी का और चौथा दिया है मौलाना आज़ाद जी का। तो इन चारों में जो सही आंसर है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि महात्मा गांधी जी का यह विचार था कि बेसिक शिक्षा यहाँ पे होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन सिस्टम इज प्रिविलिंग इन आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश में निम्न में से कौन सा शिक्षा जो सिस्टम है वह इस समय फेमस है। तो यहाँ पे दिया है कि 10+2+2, 8+4+3, 10+2+3 या 11+1+3। अब यहाँ पे देखिए ये चूँकि एजुकेशन प्रणाली है हमारे देश की, तो इस समय जो चल रही है वह चल रही है कि 10+2+3 यानी कि 10वीं के बाद 12वीं, 12वीं के बाद आपको ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएशन होता है वह 3 साल का माना जाता है। लेकिन एक अपवाद के तौर पर बीएससी एजी जो है वह 4 साल का होता है, तो उसे अपवाद के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज रिलेटेड विथ विच स्टेज ऑफ एजुकेशन, यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो शिक्षा है वह किस अवस्था से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन या फिर हायर एजुकेशन। तो यहाँ पे चारों में जो सही है उसके पहले आपको बता दें कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वह लगभग लगभग 1986 और 87 में हुई थी। ठीक है, 87 में। और अगर हम बात करें कि किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है उस योजना का शुरुआत किया गया था। ठीक है, और यह जो योजना है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, अगर इसकी उद्देश्य की बात करें तो यह प्राथमिक विद्यालयों में जो पाठ्य सामग्री है और शिक्षक के जो उपकरण होते हैं, जैसे जो भी छोटे छोटे चीज़ होते हैं जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, ठीक है, इन सभी छोटे छोटे न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं को सही व्यवस्था करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए ही जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वह चलाया गया था। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वह किस स्तर के लिए चलाया गया था। यानी प्राथमिक स्तर जो होता है उसके लिए यह चलाया गया था। यानी जो 1 से लेकर 5 तक के स्कूल होते हैं उनमें यह आप लोग कह सकते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शिक्षा यहाँ पे चलाया गया था। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है कि द इफिशियंसी ऑफ अ प्रिंसिपल मोस्ट ऑफन डिपेंड्स ऑन, यानी एक प्रधानाचार्य की कुशलता बहुत कुछ निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? बालकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने पर, या फिर अध्यापकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने पर, या फिर अभिभावकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने पर, या फिर अच्छे मानवीय संबंध बनाए रखने पर। देखिए जो सही आंसर होगा वह होगा कि गुड कार्डिनल ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी कि अच्छे मानवीय संबंध बनाए रखने पर वो क्या होता है कि प्रधानाचार्य की जो कुशलता होती है वह इसी पर निर्भर होती है। प्रश्न नंबर 6 जो दिया है कि इन विच कंट्री किंडरगार्टन स्कूल वर फर्स्ट ओपन, यानी किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, जर्मनी दिया है, इंग्लैंड दिया है, इटली दिया है और फ्रांस दिया है। ठीक है, तो इनमें आपको बता दें कि सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि कब ये ओपन शुरू किए गए थे। तो सबसे पहले 1816 में, ठीक है, 1816 में ओपन किए गए थे। कहाँ पर? स्कॉटलैंड में खोले गए थे। ये ठीक है, कहाँ पे खोले गए थे? स्कॉटलैंड में।
दूसरा जो दिया है मतलब खोला गया था स्कूल किंडरगार्टन का, वह था लंदन में, यानी कि 1819 में वो ओपन हुए थे। ठीक है, लंदन में। और तीसरे स्कूल की बात करें जो किंडरगार्टन है, वह हंगरी में खोले गए थे। और अगर सन की बात करें तो 1828 में। ठीक है, कहाँ पे? हंगरी में। ठीक। और चौथे की बात किया जाए, जो चौथा खुला था 1840 में खुला था। ठीक है, कहाँ पे खुला था? 1840 में अगर खुला था तो, और ये कहाँ खुला था? जर्मनी में खुला था। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि कौन सा सबसे पहले खुला था? स्कॉटलैंड। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन आपका क्या क्या दिया है? जर्मनी दिया है, इंग्लैंड, इटली और फ्रांस। लेकिन उस समय जब 2011 में पेपर हुआ था, तो उस समय बीएचयू की तरफ से ऑफिशियली आंसर की जो आई थी उसमें यह माना गया था कि जो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा इंग्लैंड। ठीक है, लेकिन अगर इसी प्रश्न को आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपका ऑप्शन आएगा जर्मनी, यानी इंग्लैंड और जर्मनी में से किसी एक चीज़ को माना गया है। तो चूंकि देखिए यहाँ पे स्कॉटलैंड आंसर नहीं दिया गया है और लंदन दूसरा जो ऑप्शन है वह दिया गया है। ठीक है, यानी लंदन इंग्लैंड में ही है ना? तो 1819 में लंदन में खोला गया, तो इसलिए जो आपका ऑप्शन होगा वह इंग्लैंड होगा। अगर इंग्लैंड के साथ अगर आपका ऑप्शन स्कॉटलैंड भी देता तो उसमें आपका आंसर क्या होना चाहिए था? स्कॉटलैंड होना चाहिए था। इसलिए सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग एट प्राइमरी लेवल, यानी कि प्ले जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है? खेल विधि है, स्वयं सीखना है, करके सीखना, या फिर परंपरागत श्यामपट या चौक विधि द्वारा? तो यहाँ पे देखिए सबसे उचित और सही आंसर होगा कि खेल विधि। जितना बच्चे खेल के द्वारा सीखते हैं उतना श्यामपट पर या किसी और चीज़ के द्वारा वह नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं, और यह प्रश्न मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटीई वाज इस्टेब्लिश इन ईयर, यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पे आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो अधिनियम है 1993, ठीक है, 1993 के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई की जो स्थापना हुई थी वह 17 अगस्त 1995 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 17 अगस्त, यहाँ पे देखिए 17 अगस्त 1995। अब यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन कोई दिया हुआ है 1995? एकदम नहीं दिया हुआ है। दिया है कि 1986 दिया है, 1992 दिया है, 1993 दिया है और 2000 दिया है। तो 1995 यहाँ पे नहीं दिया गया है। लेकिन अगर आपका यह प्रश्न आता है 2021 में तो 1995 अगर ऑप्शन होता है तो उसे लगाइएगा। लेकिन जब 2011 में यह पेपर हुआ था उस समय बीएचयू की तरफ से इसका जो ऑफिशियल आंसर की माना गया था कि इसका सही आंसर होगा वह होगा 1992। ठीक है, चूँकि 1993 का अधिनियम इसे माना गया था शिक्षा परिषद के द्वारा, इसलिए यहाँ पे बीएचयू की तरफ से इसको सही आंसर जो माना गया वह 1992 माना गया है। प्रश्न नंबर 9 दिया है कि यह प्रश्न भी पहले आ चुका है, मतलब 2019 या 20 में यह पेपर में आया हुआ था प्रश्न। 3 आर्स अंतर्निहित नहीं है, यानी कि 3 आर्स किस में नहीं है? रीडिंग में, राइटिंग में, अर्थमेटिक में या रिक्रिएशन में? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि रिक्रिएशन में 3 आर्स नहीं है। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि फोर्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनेस्को ऑन एडल्ट एजुकेशन वाज हेल्ड इन, यानी प्रौढ़ शिक्षा पर यूनेस्को का चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 1948, 1965, 1985, 1975। तो सही आंसर यहाँ पे होगा आपका 1985, ये सही आंसर है। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे सैटरडे एंड व्हाट डे विल फॉल इन ऑन द डे आफ्टर टुमारो, इसके कहने का तात्पर्य है कि यदि कल से पहले का जो दिन है वह शनिवार था तो कल के बाद जो दिन होगा वह कौन सा होगा? तो देखिए आप पहले यहाँ पे मान लेते हैं कि आज, अगर आज को लेकर चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये बिंदु है, एक लाइन खींच देते हैं, ये आज का है। ठीक है, आज के पहले मतलब कल, तो कल ये मान लेते हैं, ये कल हो गया। ठीक है, कल के पहले क्या था? शनिवार था। ठीक है, ये कल के पहले ये शनिवार था। ठीक, यहाँ पे आपको शनिवार लिख दे रहे हैं, ये शनिवार हो गया। तो ये शनिवार हो गया। अब यहाँ पे ये क्या हो गया? शुक्रवार, सॉरी यहाँ पे शनिवार, तो ये रविवार हो गया। ठीक, और यह क्या हो गया? सोमवार हो गया। ठीक, क्या हो गया? सोमवार। अब बोल रहा है तो कल के बाद का दिन क्या होगा? यानी कि आज ये है ना? ये आज हो गया, और
आज के बाद क्या आता है? कल आता है और कल के बाद का दिन पूछ रहा है, तो शनिवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद क्या होता है? बुधवार। तो सही आंसर क्या होगा? बुधवार यहाँ पे सही होगा, ठीक है। लेकिन बीएचयू की तरफ से इसका जो आंसर की आया था, उस समय वह आया था ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मंगलवार यहाँ पे आंसर आया था। लेकिन यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा आपका बुधवार सही होगा। प्रश्न नंबर 12 दिया है कि भारत में अगर रुपया चलता है तो बांग्लादेश में क्या चलता है? सबको पता है कि टका चलता है, इसलिए सही आंसर क्या होगा? टका सही होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 13 दिया है कि पॉइंटिंग टू अ मैन इन फोटोग्राफ अ वुमेन सेड हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। यानी एक चित्र की ओर संकेत करते हुए एक महिला कहती है कि यह जो पुरुष है, इस पुरुष के भाई का जो पिता है वो मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। उस महिला का चित्र के पुरुष से क्या संबंध है? तो इसको आसानी पूर्वक समझने के लिए आपको क्या करना है कि देखिए दिया क्या है कि यहाँ पे महिला और ये है, ठीक है? क्या दिया हुआ है? देखिए दिया हुआ है कि इस पुरुष के भाई का पिता मेरे दादाजी के इकलौता पुत्र है। यानी कि अगर मेरे दादाजी हुए तो उसके जो तस्वीर है, उस तस्वीर का जो लड़का है उसका भी तो दादाजी हुए हुए। दोनों यानी कि जो लड़की है और फोटो वाला लड़का है, दोनों क्या होंगे? भाई बहन होंगे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? बहन सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि यहाँ पर राजन इज द सन ऑफ कुमार, शीला इज द डॉटर ऑफ रजनी, ठीक है। फिर दिया है कि कुमार इज फादर इन लॉ ऑफ रजनी, व्हाट इज रिलेशन ऑफ राजन विथ शीला। तो इसको सही करने के लिए आपको यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे राजन क्या है? यहाँ पे राजन जो है, देखिए राजन क्या है यहाँ पे? पिता हैं, किसके हैं? कुमार के, ठीक है, किसके हैं? कुमार के हैं। अब यहाँ पे आपको बता दें कि जो शीला है वह रजनी की पुत्री है। क्या है? शीला जो है वह रजनी की पुत्री है, रजनी की, ठीक। अब तो ये जो कुमार है यह किसका होगा? रजनी का ससुर होंगे। क्या होंगे? ससुर होंगे, ठीक है, ये ससुर होंगे। तो ये जो यहाँ पे राजन है और शीला का क्या लगेगा? यहाँ पे आपको बताना है कि क्या लगेंगे। तो यहाँ पे ये राजन जो लगेंगे शीला के या पिता लगेंगे। क्या लगेंगे? पिता। तो इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर होना चाहिए वह होगा आपका पिता, यहाँ पे सही आंसर है। प्रश्न नंबर 15 है कि यदि 1 जनवरी 2005 को सोमवार तथा 24 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए इसको हल करने के लिए क्या करना होता है कि जब 1 जनवरी को दिया हुआ है, 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2005, ठीक है, 2005 को क्या दिया हुआ है? सोमवार दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि 24 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा। तो चूंकि जनवरी में टोटल 31 दिन होते हैं, ठीक है, तो 31 में से आपको -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 30 डेज है, यानी कि 30 डेज आ जाएगा ये आपका। अब ये 30 डेज को आप याद रखे रहिएगा। अब आपको क्या करना है कि जनवरी के बाद जो महीना आएगा उसमें 7 का भागा दे देंगे और जो बचेगा उस शेष उसको ऐड करते चले जाएंगे। तो देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर तक लिखेंगे। फिर आपको क्या दिया हुआ है कि दिसंबर, 24 दिसंबर दिया हुआ है, तो 24 में 7 का यहाँ पे भाग दे देंगे। अब सभी को जो भी आएगा आपका शेषफल उनको ऐड कर देंगे। तो देखिए आपको क्या आएगा, टोटल मिलाकर के आपका 27 डेज आएगा, ठीक है, 27 डेज सबको ऐड करने के बाद उसके बाद पहले आपको निकाले थे वहाँ पे 30 डेज, तो 30 को जोड़ देंगे तो दोनों मिला कितना हो जाएगा? 57, 57 अपॉन फिर 7 कर देंगे और इसमें जो शेषफल आएगा वह कितना होगा? 1, और 1 और सोमवार चूंकि दिया हुआ है तो सोमवार में एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? मंगलवार आ जाएगा। इसलिए जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? मंगलवार सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है कि 16 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा? तो देखिए शताब्दी का जो अंतिम दिन होता है वह कुल मिला जुला कर 4 होते हैं। शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार होता है। शनिवार जो है वह नहीं होता है, ठीक है, वह शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होता बल्कि पहला दिन होता है शताब्दी का। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है कि मायोपिया का संबंध आँख से है तो मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है? तो जो लोग यूपी बीएड 2021 का एग्ज़ाम दिए हैं उनको पता होगा अच्छी तरह से कि मायोपिया क्या है और इसी से संबंधित प्रश्न भी पूछा था, ठीक है, आप लोग को याद होगा तो।
तो यहाँ पे आपको बता दें कि मायोपिया का जो संबंध आँख से है, तो वही मेनिनजाइटिस है, उसका संबंध किससे है? दिमाग से है। किससे है? मस्तिष्क से है, क्योंकि इसी के की वजह से दिमागी जो बुखार होता है, लोग कहते हैं कि दिमागी बुखार हो गया है, तो वही होता है, ठीक है? प्रश्न नंबर 18 को देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से कि 27, 16, 125 यानी 27 जो है, वह क्या चीज़ है? 3 का घन है और जो 4 का स्क्वायर है, फिर क्या दिया हुआ है? 5 का घन है, ठीक है? तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर होगा, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36 यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही होगा आपका, ठीक है? अब आते हैं कि दिया है 19वाँ प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 19 को दिया हुआ है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा होता है, माइनस का अर्थ भागा, गुणे का अर्थ माइनस होता है, भागा का अर्थ प्लस होता है, तो 9 प्लस 8 भागे 8 माइनस 4 गुणे 9 का मान क्या होगा? तो सिंपली इसको क्या करना है आपको, जो यहाँ पे चिन्ह दिए हैं, इन चिन्हों को आप चेंज कर देंगे और उनको हल करेंगे, तो आपका जो आंसर प्राप्त होगा, वह होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 यानी कि 65 आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग कैलकुलेशन करिए। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर पूछिएगा। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है कि इन अ लाइन द सीरियल ऑफ सोहन इज फिफ्थ फ्रॉम बोथ द साइड, देन हाउ मेनी टोटल पर्सन्स आर देयर इन द लाइन? इट मीन्स एक पंक्ति में सोहन का क्रमांक दोनों ओर से क्या है? पांचवा है। तो आपको बताना है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि जब क्रमांक की पंक्ति की बात करती है, तो ऊपर और नीचे जो दोनों होते हैं उनको जोड़ देते हैं, यानी x प्लस वाई और -1 कर देते हैं और कुल संख्या यहाँ पे आपकी निकल जाती है। तो यहाँ पे आपका x क्या दिया है? 5 दिया हुआ है, ठीक है? और नीचे से भी क्या दिया हुआ है? 5 दिया है और 1 कर देंगे, तो यहाँ पे 10 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? टोटल मिलाकर 9 यहाँ पे सही आंसर होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 है, वह सही आंसर है, ठीक है? प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है कि द रिसेंटली प्रपोज्ड NCHER स्टैंड्स फॉर फॉलोइंग, यानी आपको बताना है कि NCHER का फुल फॉर्म क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया है कि नेशनल कल्चरल एंड हायर एजुकेशन रिपोर्ट, सेकंड दिया है नेशनल कमिटी ऑफ हायर एजुकेशन एजुकेशन रिकमेंडेशन, तीसरा दिया है कि नेशनल कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, और फोर्थ दिया है कि नेशनल कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन रिक्रिएशन। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नेशनल कमीशन ऑन हायर एजुकेशन एंड रिसर्च यहाँ पे सही होगा, ठीक है? प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है कि व्हाट इज अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इन इंडिया एट प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान में भारत में उच्च शिक्षा में नामांकन का कितना प्रतिशत है? 11% है, 12% है, 13% है और 14% है। चूंकि यह प्रश्न पत्र 2011 का है, तो उस समय जो नामांकन प्रतिशत था वह 14% है और इस समय 2021 चल रहा है, इसलिए यहाँ पे नामांकन जो है प्रतिशत वह बढ़ चुका है और यह नामांकन आपका हो चुका है 27.1% हो चुका है आपका, ठीक है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप इस जो आंसर दिया हुआ है वहाँ पे आपका ऑप्शन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे दे देगा आपका 27.1%, ठीक है? प्रश्न नंबर 23 पर चलते हैं कि क्या दिया हुआ है कि जो शिक्षा अभियान है उसका उद्देश्य क्या था, ठीक है? 4 ऑप्शन दिए हैं कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, पूर्व माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण या फिर बालिका शिक्षा का सार्वभौमिकरण। यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अगर हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में, ठीक है? 2000 और 2001 में, और किस गवर्नर यानी किस गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी उन्होंने इसका शुरुआत किया था और इसका जो उद्देश्य था वह था कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण यहाँ पे होना चाहिए, ताकि कि जो प्राथमिक बच्चे हैं, ठीक है, क्लास 1 से 5 तक, उनकी सारी की सारी ज़रूरतें वहाँ पर पूरी हो सके। प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है कि द प्लानिंग कमीशन प्रपोज टू अचीव टारगेट ऑफ ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बाय 2012 इन इंडिया, यानी योजना आयोग के अनुसार 2012 तक भारत कुल पंजीकरण अनुपात को प्राप्त कर लेगा, कितने प्रतिशत प्राप्त कर लेगा? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 15% यह प्राप्त कर लेगा। प्रश्न नंबर 25 दिया है कि नवीनतम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी 2005 में यह प्रस्तावित किया गया था, ठीक है? प्रश्न नंबर 26 दिया हुआ है कि वर्तमान में भारत का
मानव संसाधन मंत्री कौन है? तो अगर बात करें 2021 में तो 2021 में इस समय कोई भी भारत का मानव संसाधन मंत्री नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत का मानव संसाधन मंत्री का नाम चेंज होकर के क्या हो गया है? शिक्षा मंत्री हो गया है, ठीक है? और उस समय की जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, उनका जो नाम था वह था आपका श्री कपिल सिब्बल, जो कि कांग्रेस के एक नेता हैं, ठीक है? चूँकि कांग्रेस की उस समय सरकार थी, इस समय मोदी सरकार है, तो इस समय की जो इस समय शिक्षा मंत्री हैं, वह हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो कि पहले पेट्रोलियम मंत्री भी थे, ठीक है? इस समय वह क्या है? शिक्षा मंत्री हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 27 दिया हुआ है कि किन 2 महान शिक्षाविदों के जन्म के 150 साल भारत 2011 में मना रहा है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर और पंडित मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय और मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय और स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पे चारों में जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। यानी अगर बात करें यहाँ पे कि 150 साल 2011 में पूरे हुए थे, 2021 में यह कितने साल पूरे हो जाएंगे? 160 साल। तो उम्मीद की जा रही है कि यह प्रश्न इस साल भी आएंगे, तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। और अगर बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जो जयंती है उनकी, तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जन्म हुआ था वह 7 मई 1961 को हुआ था, ठीक है? 1861 में हुआ था। वहीं पे अगर हम बात करते हैं मदन मोहन मालवीय जी का, तो इनका जो जन्म हुआ था वह 25 दिसंबर 1861 में हुआ था। तो 2021 आते-आते यह क्या 2021 में इनका जो है वह कितने साल का हो जाएगा? 160 साल, ठीक है? जन्म जयंती यहाँ पे मनाई जाएगी। प्रश्न नंबर 28 दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की प्रौढ़ जो साक्षरता दर है वह कितने परसेंट हो जाएगी, यानी बढ़कर हो जाएगी? तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी 74% यहाँ पर बढ़ जाएगी। प्रश्न नंबर 29 दिया हुआ है कि भारत संविधान के अनुसार शिक्षा विषय किस सूची में आता है? तो सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर 3, यानी कि समवर्ती सूची में यह आता है। प्रश्न नंबर 30 दिया हुआ है कि When did Right to Education Act approved by Parliament came into force? इट मीन्स संसद द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार कब से लागू हुआ था? 4 ऑप्शन दिए हैं, मार्च 2010 में, अप्रैल 2010 में, मार्च 2011 और अप्रैल 2011। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? आप लोग बताते रहिए। देखिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 अप्रैल 2010 को यह शिक्षा का अधिकार लागू किया गया था, ठीक है? शिक्षा के अधिकार को व्यावहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया था और उसी समय यह 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया था, ठीक है? उम्मीद करते हैं आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर हमारे सेशन को जो हमारा वीडियो है इसको लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिए। आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम, सभी जगह इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।